स्कोप ऑफ फैमिली प्लानिंग हो गया था, व्हाट इज स्कोप ऑफ हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ द फैमिली प्लानिंग। आज हम लोग बात करेंगे कि फैमिली प्लानिंग क्यों ज़रूरी है और उसका हेल्थ एस्पेक्ट क्या है। आफ्टर ऑल जो हम प्लान करते हैं उसकी वजह यही, जो बेसिक वजह ये होती है कि ताकि मदर का और चाइल्ड जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो पैदा लेने हैं, उनके दोनों की हेल्थ सही से मैनेज हो पाए। अदरवाइज नहीं, तो अगर हम गैपिंग नहीं करेंगे, नंबर ऑफ चाइल्ड्स बढ़ जाएंगे तो आज की मदर बहुत सफ़र करती है। तो आज इस पर बात करेंगे क्या हेल्थ एस्पेक्ट हो सकते हैं। पहली चीज़ जो सबसे पहले ये अफेक्ट करता है मदर हेल्थ। वुमेन जो होती हैं, जो चाइल्ड बेयर करती हैं, उनके साथ दिक्कत होती है कि अगर वो तैयार नहीं है या फिर फिजिकली, कुछ लोग चाइल्ड मैरिज हो जाते हैं तो फिजिकली वो इतना स्ट्रांग नहीं कि वो प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले जितने भी फिजिकल चेंजेस है उसको बेयर कर सके, या फिर हो सकता है किसी डिजीज से वो जूझ रही हो ऑलरेडी और उसके बाद वो कंसीव कर लिया उन्होंने, या फिर ये हो सकता है कि कोई और भी वजह हो जिस तरह से वो तैयार ना हो, वर्किंग मदर हो, या फिर वो माइंड सेटअप तैयार नहीं हो। तो ये हर तरह से मेंटल और फिजिकल उनके अंदर, उनके दिमाग पे और उनके बदन पे असर पड़ेगा। अनवांटेड प्रेगनेंसीज अगर हो जाती है, इफ शी इज नॉट रेडी फॉर दैट, तो उसके लिए उनको बहुत सारी चेंजेस, दिक्कतें उनको आ सकती हैं। इसी तरह से लिमिटेड द नंबर एंड प्रॉपर स्पेसिंग, कभी कभी इससे भी दिक्कत होती है कि कपल में एक चाह रहा है कि नहीं हो, और खासकर वुमेन्स चाह रही है कि ना हो, और मेल पार्टनर या उसकी फैमिली जो है वो डिमांडिंग होगी, ज़्यादा बच्चे होने चाहिए। तो दैट ऑल्सो अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द वुमेन, नॉट इवन द मेंटली, इवन द फिजिकल ऑल्सो। टाइमिंग ऑफ बर्थ, कि किस वक्त होना चाहिए, मतलब कि शादी के तुरंत बाद कुछ लोग कंसीव कर लेते हैं, वो नहीं चाहती, उसके बाद भी करना पड़ता है, या फिर समटाइम्स कोई एजुकेशन का काम चल रहा हो, जॉब अर्ली एज हो, ये सब की वजह से दिक्कत हो जाती है। तो वुमेन्स हेल्थ के साथ साथ चाइल्ड हेल्थ भी इससे अफेक्ट होता है। अगर फीटल हेल्थ जो होता है, अगर सही से जैसे कहा जाता है कि टाइमिंग के मामले में, कि अगर एडवांस एज में प्रेगनेंसी होती है, 34-35 प्लस में प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं औरतें, तो चाइल्ड हेल्थ पे यानी फीटल हेल्थ पे, जो फीटस होता है उस पर असर पड़ता है। ट्राइजोमी हो सकता है, एनोमलीज हो सकती हैं, बच्चा कंजेनिटल, बहुत सारे डाउन सिंड्रोम उसको एडवांसिंग मैटरनल एज की वजह से हो सकता है। ठीक है। और तीसरा चीज होता है इन्फेंट एंड चाइल्ड। पहला तो मदर को होगा, दूसरा जो कंसीव किया बेबी पेट में, उसके अंदर एनोमलीज आ सकती हैं, टाइमिंग बहुत मैटर करते हैं। और तीसरा इन्फेंट एंड चाइल्ड है, जो बच्चा पैदा लिया उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। चाइल्ड मोर्टेलिटी बढ़ सकती है अगर नंबर ऑफ चाइल्ड ज़्यादा हो रहा है, स्पेसिंग कम हो रहा है, तो यानी कि जल्दी जल्दी बच्चे हो रहे तो आप ख्याल नहीं रख सकते हैं। ख्याल इस तरह से नहीं होगा कि तो नंबर ऑफ जो बच्चा है उनको उसके अंदर टाइम बांट नहीं सकते हैं, फाइनेंशियली बर्डन आ सकता है। दूसरा ये कि उनके जो मदर की भी अपनी जो डाइटरी पैटर्न है और ये अपना देखभाल है वो सही से नहीं कर पाती है, तो जिस वजह से बच्चे के अंदर जो बहुत सारी एनोमलीज आ सकती हैं, जो खान पान से लेके, जो उसको दूसरी चीज़ों से लेके वो सारी हो सकती हैं। जो बच्चा पैदा ले लिया है उसके अंदर सही से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसका ग्रोथ हिंडर होगा। ठीक है। डेवलपमेंट न्यूट्रिशन हिंडर होगा, बहुत सारी उसकी पैम यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो सकता है। न्यूट्रिएंट की कमी होने से विटामिन ए की कमी हो गई तो आँख पे असर पड़ेगा। इस तरह डिफरेंट विटामिन सी और अलग अलग विटामिन की कमी से जो कंसर्न डिजीज है वो उनको हो सकती है। और बहुत ज़रूरी होता है कि उनको, अब ध्यान नहीं रख पाते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज हो जाता है, मतलब इन्फेक्शियस डिजीज बहुत ज़्यादा होता है उनको, इन्फेक्शियस डिजीज बहुत ज़्यादा होता है उन बच्चों को, अगर सही से ध्यान नहीं रख पाए और केयर नहीं कर पाए तो जो बच्चों में इंट्रैक्शन होता है दूसरे से, उनसे डिजीज बहुत ज़्यादा फैल सकती है। नंबर ऑफ चाइल्ड बढ़ जाने की वजह से ये तीन चीज़ें हो सकती है। फर्स्ट नंबर में पहला ये कि इफेक्ट हो सकता है कि मदर पे, दूसरा ये हो सकता है कि जो कंसीव किया है उस पर, और तीसरा जो बच्चा पैदा लिया उस पर, तीन जगह पे इफेक्ट हो सकता है। तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में चार बड़ी चीज़ हम लोग देखते हैं। पहला क्या था, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, यानी बच्चे कम हो, छोटे 1 या 2 बच्चे हों। ठीक है। अब तो एक कभी इंडिया में फोर्सफुली नहीं है, लेकिन एक कंसेंसस बनता जा रहा है कि 1 चाइल्ड इज एनफ। ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि एलिजिबल कपल्स का पता लगाना, कि कौन से एलिजिबल कपल्स हैं जिसको फैमिली प्लानिंग या फैमिली से रिलेटेड चीज़ें देनी चाहिए। ठीक है। ये जनरली 15 से 45 साल के एज में जो फर्टिलिटी रेट में जो लेडी होती है उनके लिए कहा जाता है टारगेट कपल्स होता है, मतलब वो जिनको टारगेट किया जाए कि आप फैमिली प्लानिंग के या बर्थ कंट्रोल के जो मेजर्स हैं इनको फोर्सफुली या कम से कम उनको कन्विंस करके उनको
उनके उनको कहना है कि आप ये करें। जनरली 2 बच्चा जिनको जिंदा हो, ठीक है, वो टारगेट कपल है। लेकिन आज के डेट में हर वो कपल जो शादीशुदा, मतलब हर शादीशुदा कपल जो है वो टारगेट कपल है। पहले ये रखा गया था कि टारगेट उसको रखा जाए इसको 2 जिंदा बच्चे हैं, उनको अब कहा जाए कि आप तीसरा ना करें। लेकिन आज के डेट में पहले ही दिन से जिस दिन शादी हुआ वो टारगेट कपल है, तो दोनों एक ही टर्म होकर रह गया। कपल प्रोटेक्शन रेट होता है, ये इसका मतलब होता है कि वो कपल जो मतलब के इंडिकेटर होता है ये कि कपल के अंदर जो भी शादी हुई उसके अंदर जो है कंट्रासेप्टिव जो यूज है उसकी या प्रैक्टिस जो होता है, प्रिविलेज ऑफ कंट्रासेप्टिव प्रैक्टिस इन द कम्युनिटी, वो बताता है कपल प्रोटेक्शन रेट। ठीक है, परसेंट ऑफ एलिजिबल कपल इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट चाइल्ड बर्थ बाय वन या द अदर अप्रूव्ड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, यानी कितने परसेंट चाइल्ड तो कपल हैं जो शादीशुदा हैं चाइल्ड बर्थ से बचे हुए हैं और कंट्रासेप्टिव्स यूज कर रहे हैं, वो कपल प्रोटेक्शन रेट कहलाता है। स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, ये आपने रेड में देखा होगा इन्वर्टेड ट्रायंगल, ये इसका सिंबल होता है स्मॉल फैमिली नॉर्म्स का। जहां भी ये सिंबल रखा हो तो आप समझ लीजिए कि वो डिनोट कर रहा है आपको स्मॉल फैमिली नॉर्म्स का। इन्वर्टेड रेक्टेंगल जो है ना ये कहलाता है स्मॉल फैमिली नॉर्म्स का। 2050 तक 1533 मिलियन जो है ना ये इसको रिस्ट्रिक्ट करना है इसकी ग्रोथ को। 3 चाइल्ड नॉर्म्स जो था फैमिली नॉर्म्स 1970s में आया था। इसके लिए एक नारा निकला था 2 या 3 बस, 2 या 3 बस करके एक नारा आया था। समटाइम्स इट मे बी आस्क्ड इन द वाइवा whenever the slogans release 2 या 3 बस, तो it must be said that in 1970s। तो इस तरह के स्लोगन जो इस्तेमाल हुए वो आपको याद रखने चाहिए। 3 चाइल्ड नॉर्म्स था उसमें कहा गया था। 2 चाइल्ड नॉर्म जो 1980s में आया, ये 2 चाइल्ड के नॉर्म को कंपेन जो ये लाया गया था उसमें कुछ बातें ये कही गई थी। पूरा स्लोगन एक ही है, सन या डॉटर 2 विल डू, बच्ची बेटा हो या बेटी हो 2 ही होने चाहिए, काफी है। सेकेंड चाइल्ड आफ्टर 3 years, तो दूसरा बच्चा हो एक के बाद दूसरा, वो 3 साल के बाद हो, और उनका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन हो, इम्यूनाइजेशन से उनको सारे बच्चे छूटने नहीं चाहिए, ये इसका सेकंड उसमें था। सेकंड 1980s में जब 2 चाइल्ड नॉर्म्स लाया गया था उसमें फर्टिलिटी रेट अगर आप देखेंगे तो वो 1950s में जो अपने देश की फर्टिलिटी रेट थी वो 6.4 थी, बहुत ज़्यादा हाई थी, मतलब उस वक्त बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही थी। ये 2012 में ये 2.4 आके घटा है, जिससे पता चलता है कि जो जो जनसंख्या है या जो पॉपुलेशन है बहुत जल्दी से जो रेट है वो घट गया काफ़ी उस पहले के बनस्पत। करंटली जो एलिजिबल कपल्स हैं जो अभी भी शादी हुई है और वो रिप्रोडक्टिव एज में हो, यानी उसका एज ऐसा हो, ऐसा नहीं जैसे मतलब एडवांस एज में भी लोग शादी करते हैं 60 के बाद 50 के बाद, तो उसमें बच्चे की ख्वाहिश का नहीं होता है, वो एक लिविंग अपने प्रॉब्लम्स की वजह से भी लोग करते हैं। जनरली जो एलिजिबल कपल कहलाता है वो जो करंटली जिनकी शादी हुई है 15 से 45 साल का जिनका एज, वो कहलाते हैं एलिजिबल कपल्स। जनरली जो अपने यहाँ रेट है इंडिया में वो पर 1000 यानी 1000 की पॉपुलेशन में 150 से 180 एलिजिबल कपल्स पाए जाते हैं। उसमें से 20% 15 से 24 साल के एज में, मतलब बहुत अर्ली एज में है। देखिए कितना टारगेट एज है 15 से 24। लड़कियों की बॉडी अभी तैयार नहीं होती बहुत ज़्यादा कंसीव करने के लिए। बॉयज़ अगर इतना 24 साल के एज में उसके मेंटल स्टेटस क्या रहा होगा, फैमिली को लेकर क्या सोच पाएगा, अभी इस एज में कोई बढ़िया जॉब भी नहीं होती उनको। तो ये बहुत क्रिटिकल रेशियो है कि 20% से 15 से 24 ईयर में इनको टारगेट किया जाए। 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख लोग जो है ना हर साल इस ग्रुप में ज्वाइन करते हैं। 25 लाख कपल जो है इस क्लब को ज्वाइन करता है, मतलब कि एलिजिबल कपल्स को हर साल। ये एक बड़ा डाटा है। एक बेसिक एलिजिबल कपल रजिस्टर होता है जिससे हम पता लगाते हैं, सरकार इसको जो खास कर कहती है कि मैरिज जो भी हो उसको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसकी वजह यही होगी ताकि पता लगा सकें कि कितने लोग शादीशुदा हैं, फिर उनको टारगेट किया जा सके उन चीज़ों से, उनको जो नॉर्म्स है वो नॉर्म्स दिए जा सके। मार्च 2010 का एक डाटा है जिसमें टोटल एलिजिबल कपल था 197.4 मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो उसको गुणा कर दीजिएगा तो पता चल जाएगा। जिसमें स्टरलाइज जो है वो स्टरलाइज मतलब वो जो कपल वो कहते हैं जो अपने आप को या तो मेल हो या फीमेल हो, उसने जो या तो ट्यूबेक्टोमी करवा दिया या दूसरे जो है उसको कंप्लीट वे में टर्नल आप कह सकते हैं, या फिर लाइगेशन भी टर्म आता है। स्टरलाइजेशन वाले कपल जो 45.5 मिलियन हैं अनस्टरलाइज।
विथ हायर ऑर्डर ऑफ बर्थ, यानी जिसके बर्थ रेट तो बहुत तगड़ा है 3 and above है, लेकिन अनस्टरलाइज है, वो है 50.3 मिलियन। ये बड़े खतरनाक ग्रुप है 50.3 मिलियन का। इनका बर्थ रेट भी इनके यहाँ बहुत ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है, 2.4 देखा था अभी कंट्री का एक एवरेज है। और ऐसे लोग स्टरलाइज है, ये बड़े खतरनाक है, इनके यहाँ मल्टीपल चाइल्ड्स होने के चांसेस ज़्यादा है। 112.5 मिलियन जो है वो अनस्टरलाइज हैं, और स्पेसिंग मेथड के लिए ये जो है वो ये टारगेट ग्रुप है। तो ये डाटा है मार्च 2000 का, कितने एलिजिबल कपल हैं और उनसे कितने स्टरलाइज हैं, कितने अनस्टरलाइज हैं। टारगेट कपल्स, अभी जो हमने बात की कि वो लोग जो 2 से 3 लिविंग बच्चे हो जिनके पास, लेकिन ये डेफिनेशन चेंज हो गया। पहले ये 2 से 3 बच्चे था, फिर 2 चाइल्ड था, फिर 1 चाइल्ड था। अब इसका मतलब है कि कोई भी न्यूली मैरिड कपल है, दे आर कम अंडर द हेडिंग टारगेट कपल्स। शादी आज से हुई आपकी, ये कम अंडर हेडिंग ऑफ टारगेट कपल्स। इसका मतलब है कि आज ही से आपके सारे वो नॉर्म्स, फैमिली प्लानिंग के, बर्थ कंट्रोल के आपको समझाया जाना है, ठीक है। ये फैमिली प्लानिंग में आता है। तो आज के डेट में टारगेट कपल्स, एलिजिबल कपल्स, 2 टर्म्स हैं जो कभी यूज हुआ करते थे अलग अलग, दोनों एक ही हैं, ठीक है। एक आता है व्हाट द कपल प्रोटेक्शन रेट। कपल प्रोटेक्शन रेट यानी कितने कपल जो हैं वो कम्युनिटी में आपको कंट्रासेप्टिव्स मेथड्स यूज कर रहे हैं जो अप्रूव्ड है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। बहुत सारे हर्बल और ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं जिसको सरकार इंडोर्स नहीं करती हैं, तो उसको नहीं, जो अप्रूव्ड मेथड है। कम्युनिटी के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेस का जो रेट है, ये इंडिकेटर से वो बताता है। ये द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल कपल्स effectively protected against childbirth by one or the other approved method of family planning. This is the definition of couple protection rate. Sometimes we be asked like in short questions, what do you mean by the couple protection rate, and write short notes on this, like this. कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, तो you must pen down the definition first and then you can define it. टारगेट कपल जो है वो 2010 तक 60% का टारगेट ये था, जिसमें से जो 1990 में सिर्फ 42% था, आज के डेट में वो 2010 में का जो डाटा था उस डाटा में 60% हो गया। बहुत जल्दी से टारगेट कपल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन जैसे मैंने पिछले बताया कि जो 4.57 मिलियन लोगों ने किया था, जिसमें से वेसेक्टोमी और टोबेक्टोमी का अलग अलग डाटा है। वेसेक्टोमी जो कराया था 0.12 मिलियन ने, एंड टोबेक्टोमी कराया था 4.5 मिलियन ने। आईयूडी इंजर्शन जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि उसमें कॉपर टी और डिफरेंट टाइप ऑफ कॉपर टीज वगैरह लगाए जाते हैं, वो 5.41 मिलियन यूज करते हैं। कॉन्डोम्स यूजर सबसे ज़्यादा है 13.96 मिलियन। ये आपको बैरियर मेथड जब पढ़िएगा ना, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, तो उसमें एक बैरियर मेथड होता है जिसमें स्पर्म को वम से मिलने नहीं दिया जाता है, तो उसमें बैरियर मेथड में कॉन्डोम सबसे पहला आता है, उसके बाद आईओडीज आता है। ओरल पिल्स यूजर, आप देखा होगा कि बहुत सारी ओरल पिल्स के प्रचार भी आते हैं 72 और लाइक दिस, तो इनके यूजर्स कम हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद कंडोम यूजर्स के बाद सेकंड पे ही आते हैं, ओरल पिल्स वाले 6.2 मिलियन है। तो इस डाटा को कपल प्रोटेक्शन रेट और सब जब पूछेगा तो उसके बाद इस डाटा को डाल के आप शॉर्ट नोट्स में एक अच्छा मार्क्स या 7 मार्क्स या 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है। एक जो खतरनाक बात है कि इसमें से 60% आर स्टिल अनप्रोटेक्टेड। 60% लोग वो कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं कर सकते हैं, कर रहे हैं। 2011 का डाटा था जिसमें 15 से 45 साल के लोगों में 40% इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड थे, ठीक है। स्टेट वाइज अगर आप डाटा देखिएगा तो हाफ ऑफ पॉपुलेशन जो है वो पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा, तमिलनाडु में ये प्रोटेक्टेड नहीं है। और जो बहुत नीचे वाला डाटा है जहाँ पे बहुत कम कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेजर यूज हो सकते हैं, चाहे वो बैरियर मेथड हो, चाहे वो केमिकल या हार्मोनल मेथड्स हो, या फिर टर्मिनल मेथड्स हो, तो सबसे कम जो डाटा यूज होता है वो होता है आपको बिहार में। इस मामले में हम लोग बहुत आगे हैं। उत्तर प्रदेश भी काफ़ी साथ साथ रहता है। असम, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और JNK, तो ज़्यादा बड़ा हिस्सा आप देखेंगे तो राजस्थान, यूपी, बिहार का ही, मतलब कि जो हिंदी बेल्ट है, हिंदी हर्ट बेल्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे तो लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, जिसकी वजह से लोगों में इस तरह के, और गर्ल्स की लिटरेसी बहुत कम है। अभी डाटा कल ही आया है लिटरेसी रेट का, तो बिहार में 70 पॉइंट समथिंग हम लोग का डाटा आ रहा है लिटरेसी का। सबसे पीछे स्टेट हम जा रहे हैं इस मामले में। और दूसरी सबसे बुरी गर्ल्स का लिटरेसी रेट और भी कम हो गया बिहार में, और भी स्टेट के मुकाबले हमारे यहाँ ये मामला कम है।
अब जो दूसरी चीज आती है वो हम देखेंगे, एक तो पहले हमने फैमिली प्लानिंग पढ़ा था और दूसरा आप पढ़ेंगे ज़ब्त तौलीद। इसमें पढ़ा तो मैं यही दूंगा, हो सकता है प्रैक्टिकल के लिए टाइम मिले ना मिले, बाकी प्रैक्टिकल्स में जब आएंगे तो उसके जितने भी मॉडल्स और इस तरह की चीज़ें हैं वो आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। जनरली हम कंफ्यूज हो जाते थे, हम लोग आप लोग भी पहले से पढ़ने से पहले शायद आपके मन में होगा कि फैमिली प्लानिंग का मतलब सीधा सीधा यूज ऑफ द बैरियर मेथड्स, कंडोम, वेदर इट इज कंडोम या हार्मोनल मेथड या वेदर इट इज द टर्मिनल मेथड, वही होता है, लेकिन दोनों अलग अलग। फैमिली प्लानिंग में आपने देखा कि मैरिज काउंसलिंग से लेके जेनेटिक काउंसलिंग और द मेकअप्स और इकोनॉमिक्स और होम इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें आती थी। उसके बाद स्टडीज, ये सारा चीज़ पढ़ाना पड़ता था फैमिली प्लानिंग में। बहुत वास्ट है लेकिन बहुत शॉर्ट करके मैंने पॉइंट्स आपके सामने उसका जिक्र किया। लेकिन ज़ब्त तौलीद में, बर्थ कंट्रोल्स में हम सिर्फ वो मेथड्स का यूज़ करेंगे, वो को पढ़ेंगे, जिससे डायरेक्टली हम जो है ना वो बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हैं, जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, जो फर्टिलिटी रेगुलेशन मेथड्स है, उसको हम पढ़ेंगे। प्रिवेंटिव मेथड्स टू हेल्प वुमेन अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज, वुमेन वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, इसलिए कि आपने देखा था कि ये ह्यूमन राइट्स है, और खास के लेटेस्ट जो इसका डेफिनेशन उसमें कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ औरतों की ये राइट है कि वो कब चाहे बच्चे हो या कितने बच्चे हो, एक बच्चों में कितना स्पेसिंग हो। तो ये प्रिवेंटिंग मेथड्स है जिसमें से अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने का काम किया जाता है। एक जो बहुत बड़ी चीज इसके बारे में जान लीजिए कि प्रेगनेंसी, ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स अपने आप में कोई भी आइडियल नहीं होता है। 100% जो है ना वो आइडियल कोई नहीं होता है। आइडियल का मतलब क्या होता है, आइडियल के लिए क्या चाहिए कि आइडियल के लिए चाहिए कि बहुत इफेक्टिव हो। इफेक्टिव मतलब कि एक बार इस्तेमाल करने से उसको 100% गारंटी है कि वो आपको बच्चे नहीं होंगे। तो टर्मिनल मेथड एक होता है जिसमें आपने वेसेक्टोमी कर दिया, टोबेक्टोमी कर दिया, तो उसमें तो होगा कि नहीं होगा बच्चे, लेकिन कभी आप बच्चे चाहेंगे तो फिर रिवर्स नहीं कर सकते। तो रिवर्सेबल नहीं होने की वजह से वो आइडियल नहीं हो सकता है। तो कोई भी कंट्रासेप्टिव ऐसा नहीं है जो सेफ हो और आपको वो आइडियल हो। कुछ कंट्रासेप्टिव होते हैं जो इफेक्टिव होते हैं, उनकी रेंज होती है इफेक्टिविटी की, लेकिन 100% नहीं होता। 100% ना हुआ तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जैसे अभी एक बच्चे भी नहीं हुए, दो बच्चे, एक ही बच्चे हुए, आपने टोबेक्टोमी या वो करवा लिया, तो फिर दोबारा वो रिटर्न नहीं हो सकता कि एक बार ट्यूब्स को काट के आपने अलग कर दिया तो फिर वो फ्लोपियन ट्यूब्स को फिर वो दोबारा जोड़ नहीं सकते। कुछ एक्सेप्टेबल्स नहीं होते हैं, जैसे आपने देखा होगा मुस्लिम कम्युनिटीज में और ये रिलीजियस जो लोग हैं वो लोग कंडोम्स के यूज को ही बहुत बुरा मानते हैं, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं उसको बुरा मानते हैं, जैसे वैजिनल रिंग्स हो गए, या फिर आपने ये कॉपर टी का इस्तेमाल होता है या फीमेल कॉन्डोम्स होता है, ये सबको लेके हेजिटेशन उसके अंदर होता है। हम पढ़े लिखे लोग गाँव में या फिर रिलीजियस ग्रुप है कुछ, उसको नहीं मानते हैं। इनएक्सपेंसिव होना चाहिए ये, मतलब जो भी आप मेथड्स यूज कर रहे हैं वो इफेक्टिव हो, कारामद हो, कि आदमी को लगे कि हम इसको यूज करने के बाद हम बच जाएंगे। एक्सेप्टेबल हो कि उसको एक्सेप्टेबल करे, जो उसमें जो सामान यूज हो रहा हो वो सारी चीजें ऐसी हो जो उसको, जैसे मान ले कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं जिसमें बात उड़ जाती है कि इसमें जो वो यूज हुआ है ना, चर्बी वगैरह इस तरह सुअर की या गाय की इस तरह की यूज हो जाती है, कुछ ऐसे मटेरियल्स यूज जाते हैं जो कम्युनिटी में एक्सेप्टेबल नहीं है रिलीजियसली। तो ये सब सारी चीज नहीं, जो मटेरियल्स उसमें यूज हो वो एक्सेप्टेबल हो, इनएक्सपेंसिव हो यानी सस्ता हो। आप अगर ब्रांडेड कॉन्डोम्स वगैरह खरीदेंगे तो काफी महंगा रेंज में आता है, सरकार जो अवेलेबल करवाती है बहुत सस्ता है, इसलिए सरकार ने इन चीजों को बहुत इजीली और फ्री में अवेलेबल कराना शुरू किया है। या फिर कॉपर ट्यूब आप इस्तेमाल करने लगेंगे तो कॉपर ट्यूब बहुत महंगा है कंपेरेटिवली, आपके लिए महंगा, हम लोग के लिए महंगा ना हो, लेकिन जो गाँव में लोग रहते हैं या फिर जो इकोनॉमिकली बहुत वीकर सेक्शन है, ग्रास रूट पे है, उनके लिए बहुत महंगा हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है रिवर्सिबल हो, मतलब कि एक बार हम जब चाहें कि बच्चे रोकना हो तो रोक लें और फिर उसको यूज ना करें तो दोबारा कंसीव करें। ज्यादातर आपको बैरियर मेथड के अलावा जो दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, चाहे हार्मोनल यूज करें या टर्मिनल यूज करें, उसमें रिवर्सिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, मतलब दोबारा आप बच्चे चाहें तो नहीं हो पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा आपको संभल के इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। उन और ये एज वाइज, यानी आपके एक बच्चे हो गए, दो बच्चे होंगे, तब तो थोड़ा सा फ्रीडम है आपको कि बहुत सारे बैरियर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाद में रिवर्सिबिलिटी की भी जरूरत पड़ी, बच्चे मर गए या फिर से कपल बच्चे चाहिए आपको 4-5 साल बाद, तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, हार्मोन्स बहुत यूज कर लीजिएगा या फिर टर्मिनल में लाइगेशन करके, ट्यूब लाइगेशन वाला, तो फिर रिवर्सिबिलिटी में दिक्कत हो जाती है। सिंपल टू एडमिनिस्टर, कॉन्डोम इज वेरी एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें ज़्यादा स्किल की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आप वेजाइनल रिंग्स लगा रहे हैं या फिर आप
वजन कॉन्डोम्स इस्तेमाल कर रहे हैं या कॉपर टी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि किसी का डॉक्टर्स का या हेल्थ वर्कर की साथ चाहिए उसको इंसर्ट करने में और उसको वहाँ पे स्टेबलाइज करने में। सिंपल टू एडमिनिस्टर, चूँकि आराम से हो जाए, अदरवाइज अगर डॉक्टर की और नर्सेज की जरूरत पड़ेगी तो फिर लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ कॉइटस, जो भी आप कंट्रासेप्टिव्स मेथड यूज कर रहे हैं वो आपके एक्ट ऑफ कॉइटस में, सेक्सुअल एक्टिविटीज में वो हिंडरेंस पैदा ना करें, तो फिर वो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बहुत सारे कपल्स हैं या फिर बहुत सारे उसके कंप्लेंट्स आते हैं व्हाइल दे आर यूजिंग द कंडोम, दे आर नॉट दैट मच satisfactory, या फिर sometimes they are complaining about the copper tea also. Sometimes they are complaining about the female vaginal rings and sometimes complaining about the female condoms. तो कुछ अब जो ज़्यादातर कंपनियां साइंस उसमें इस्तेमाल हो रहा है कि उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि they never interfere with the I mean the sexual satisfaction they are getting while they are using the comparative contraceptive methods. तो उनके सेटिस्फेक्शन लेवल में वो या क्वाइटिस के प्रोसेस में वो हिंड्रेंस ना करें, ये भी एक पैरामीटर्स होता है। लॉन्ग लास्टिंग एनफ टू ऑब्विएट फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आप कॉपर टी इस्तेमाल करते हैं तो अब वो हर हफ्ते लगाना पड़ जाए या 5 दिन पे लगाना पड़ जाए तो बहुत वो एनोइंग सिचुएशन हो जाएगा। तो ऐसा लगे कि 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल इस तरह की डिज़ाइन अब आने लगे हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हो। अब बार बार आपको उसको इंसर्ट ना करना पड़े या बार बार उसको यूज ना करना पड़े, इससे बचने के लिए क्वालिटी होनी चाहिए। और एक जो सबसे अच्छी चीज है, रिक्वायरिंग लिटिल या नो मेडिकल सुपरविजन, इसमें ऐसे मेथड्स होने चाहिए जिसमें मेडिकल सुपरविजन की जरूरत ना पड़े, तो ये ज्यादा अच्छा है। इसलिए कि आप व्हेन वी आर यूजिंग द कंडोम्स देयर इज नो नीड टू हैव द एनी मेडिकल सुपरविजन, देयर इज नो नीड टू आस्क टू एनीवन दैट यू प्लीज हेल्प मी टू अडॉप्ट दिस वन। सो वो बहुत इजीली अवेलेबल होता है और उसको लोग इस्तेमाल भी करते हैं कंडोम को। When we are talking about the copper tea आप सीधे खुद नहीं कर सकते हैं, नर्सेज या जो दाई होती हैं, ट्रेंड स्टाफ होती है, उनसे जाके इंसर्ट या डॉक्टर एटलीस्ट आपको उनकी मदद लेनी पड़ती है। तो इस कंडीशन में बार बार विजिट नहीं करते हैं, डॉक्टर को पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या होती है, फिर आपके लिए दिक्कत पैदा कर देती है। इसलिए आज के डेट में जो एक वर्ड आता है कैफेटेरिया ऑफ चॉइस, ऑफ छूट गया है। कैफेटेरिया ऑफ चॉइस का मतलब होता है कि जो कपल है या जो खास की गर्ल्स है, जो वुमेन है, जो कपल्स के अंदर जो वीमेन है, उसकी खुद की चॉइस होनी चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ मेथड शी कैन बी अडॉप्टेड, शी कैन अडॉप्ट। तो इसमें आप फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं। वो अपनी कैफेटेरिया ऑफ चॉइस का मतलब है कि आपके पास सारे मेथड्स अवेलेबल हैं और उसके प्रोज एंड कॉन्स मालूम है। जैसे कॉपर टी का जो साइड इफेक्ट होता है वो ब्लीडिंग होता है, तो वो भी आप सारे एक जब पढ़ेंगे तो उसका साइड इफेक्ट्स या फिर उनके इफेक्टिविटी रेट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये चॉइस होनी चाहिए गर्ल्स की कि कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करें, कौन सा मेथड इस्तेमाल नहीं करें। इन्हीं सारी चीज़ों के बिना पे आगे हम पढ़ेंगे मेथड्स, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। कल की क्लास में हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कंडोम्स, हाउ वी यूज इट, व्हाट आर द satisfactory rate of this methods, what is abstinence, what is the patches, the pills, the IUD, the diaphragms, the spermicide, the cap, and some type of injection that we call it shot, the vaginal rings, and the implant. Myriad of methods are available over there. We will talk about this in the next class. If you have any questions, you may ask right now. इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो अभी इंट्रोडक्टरी क्लास आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन कर लीजिए।